Hello, my dear students. My name is Amrita from C. Amrita Nair Commerce Coaching Institute. हम गाला का पेपर सॉल्व कर रहे हैं अभी अकाउंट्स का, जिसमें हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पेपर 1 एंड पेपर 2 का सेक्शन भी कवर कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेपर 3 एंड 4 इन दिस वीडियो. सो इस वीडियो को पूरा देखना. पेपर नंबर 3 में सेक्शन बी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें. स्टेट द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने गुडविल के जब सम्स किए थे तभी हमने कवर किया था. द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. 22 इज इन विच अकाउंट द रीवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड. तो देखिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या तो लॉस जो आता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है उनके करंट अकाउंट या तो कैपिटल अकाउंट में चला जाता है. तो आंसर आएगा हमारा करंट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग ratio. 23 is if the partnership deed is silent, at what rate of interest is payable per annum on the unpaid amount payable to the retiring partner. अब आप सबको पता है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो अनपेड अमाउंट होता है, यूजुअली रिटायरिंग पार्टनर को हम तुरंत पैसा दे देते, बट इन केस हमारे पास कैश नहीं है, या तो फर्म की या तो पार्टनर की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हम उसका पैसा फर्म में ही रखें आफ्टर हिज रिटायरमेंट ऑल्सो. तो पार्टनर के जो वो कैपिटल अमाउंट जो होता है रिटायरमेंट के बाद वाला, वो एज अ लोन कंसिडर होता है. और आप सबको पता है कि पार्टनर अगर फर्म को एज अ लोन पैसा देता है तो उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है. तो आंसर आएगा हमारा 6% पर एनम. थोड़ा सा फॉर्मेटिंग जो है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे. 23 तक कहीं कहीं हमारे डिजिट्स बड़े हैं, कहीं कहीं थोड़े छोटे हैं, प्लीज बेयर विथ मी. 24 इज हु हैज टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. तो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस जनरली तो फर्म को ही बेयर करना होता है, बट अगर पार्टनर बेयर करने वाला है तो उस हिसाब से आपको दिया होगा क्वेश्चन में. बट नॉर्मली द जनरली डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ अ फर्म हैज टू बी बोर्न बाय द फर्म फर्स्ट, बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस पार्टनर ऑल्सो बेयर्स द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, राइट. मोस्टली तो फर्म ही, जनरली अगर कुछ भी ना बोला हो, क्वेश्चन इज साइलेंट, देन मोस्टली फर्म हैज टू बेयर द एक्सपेंसेस. बाय व्हाट अदर नेम द रियलाइजेशन अकाउंट नोन. रियलाइजेशन का दूसरा नाम है अकम्प्लिशमेंट अकाउंट. रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. रियलाइजेशन का नाम है अकम्प्लिशमेंट अकाउंट. रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे बनता है रिवैल्यूएशन. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में बनता है रियलाइजेशन अकाउंट. ये दोनों अकाउंट नॉमिनल टाइप के हैं. मैंने आपको इसके रिलेटेड सारे एमसीक्यू और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सारे बता दिए. व्हाट इज डिबेंचर. द कंपनी बोरो. See, debenture is a borrowing. First of all, the company borrow long-term funds from the public, and against this money, company issues a document or certificate acknowledging its debt to the investor, which is known as a debenture. कंपनी ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऐसा इशू करती है जिससे बोरोड कैपिटल है या बोरोड फंड है वो एस्टैब्लिश होता है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर्स. राइट द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. लास्ट हमने 1 एंड 2 पेपर किया, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि फर्म की वो लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करने की कैपेसिटी शो करता है. मतलब क्या कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट है सो दैट वो अपना इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट पे कर सके. अब इसका फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28. इन विच फॉर्म रेशियोज कैन बी प्रेजेंटेड. तो रेशियोज प्रपोर्शन में भी फाइंड करे जाते हैं, कुछ परसेंटेज के फॉर्म में होते, कुछ टाइम्स के फॉर्म में होते, कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में होते, कुछ डेज, वीक एंड मंथ्स के फॉर्म में होते हैं. जैसे हमने लिक्विडिटी रेशियो लिखा वो प्रपोर्शन के फॉर्म में होता है, लाइक 2:1, 1:1 करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो. देन हमारे जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थे, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सारे के सारे रेशियो परसेंटेज के फॉर्म में शो होते हैं. देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटीज रेशियो जो थे वो सारे के सारे टाइम्स के टर्म में लिखते हैं. एंड इवन इसके अंदर जो भी हम डेज ऑफ पेमेंट या तो डेज ऑफ कलेक्शन शो करते हैं वो डेज, वीक एंड मंथ्स के फॉर्म में होते हैं, राइट. तो इस हिसाब से हम अलग अलग रेशियोज को अलग अलग तरीके से शो करते हैं. वेयर आर द सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स आर रिकॉर्डेड. फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पे भी असेट वर्ड आएगा, ओके, नॉट करंट असेट, राइट, ओनली लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो जहां पे भी ये वर्ड आएगा तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही लिखना है, बिकॉज करंट एसेट जो है वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है
और वो आ जाता है ऑपरेटिंग में। तो करंट एसेट के अलावा अगर किसी भी एसेट के बारे में आपको बोला हो तो वो हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो उसका कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो दोनों ही किस में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन विच एक्टिविटी इज द पेड डिविडेंड रिकॉर्डेड। डिविडेंड कब पे करते हैं हम, अगर हम कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। कंपनी शेयर इशू कब करती है, जब उसको फंड की जरूरत होती है। तो आंसर इज वेरी क्लियर, फंड की जरूरत है इसलिए मैंने शेयर्स इशू किए, तो इट बिकेम अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी शेयर की वजह से, शेयर इशू करने की वजह से मुझे डिविडेंड पे करना पड़ा, तो ऑटोमेटिकली वो भी क्या बन जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पेपर नंबर 4 सेक्शन बी। द क्वेश्चन इज व्हाट इज गुडविल। Goodwill is an intangible asset which shows a reputation of a firm in the market. Or you can write another definition of goodwill as well. Goodwill is the value of reputation of a firm in respect of the profit earning over and above the expected profit. इसका मतलब ये है कि जो फर्म उसकी रेपुटेशन की वजह से या किसी भी और फैक्टर्स की वजह से अगर बाकी के नॉर्मल फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, दैट मीन सुपर प्रॉफिट कमा रही है, राइट, तो वो फर्म की गुडविल है, ऐसा माना जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन और री-इवैल्यूएशन। सो द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म when brought at present value it is known as a re-evaluation of asset and liability। मतलब कि जब भी फर्म में कुछ चेंजेस होते हैं, लाइक रिकंस्ट्रक्शन मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में हम जो भी हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनका वापस से मार्केट में री इवैल्यूएशन कराते हैं, और री इवैल्यूएशन की वजह से अगर उनकी वैल्यू में कोई इंक्रीज है तो डिक्रीज है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं इन द अकाउंट नेम री वैल्यूएशन अकाउंट। ब्रॉट एट अ प्रेजेंट वैल्यू का मतलब हो गया मार्केट वैल्यू। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। कौन से सर्कमस्टेंसेस में पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है, तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन। इन दो सर्कमस्टेंसेस में पार्टनर्स गेट रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग ऑफ कोर्स अ पब्लिक नोटिस। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन मतलब फर्म को बंद कर रहे हैं, हम क्लोज डाउन कर रहे हैं, तो जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है हम लोग सब कुछ बेच के उन लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज्ड। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 24 एंड 25 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है, पार्टनरशिप मतलब कि सिर्फ रिलेशन एंड होना, राइट, सिर्फ रिलेशन एंड होना, मतलब कि फर्म तो चालू रहेगी। आई जस्ट मेड अ मिस्टेक अर्लियर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि सिर्फ रिलेशनशिप बंद होना, फर्म तो चालू ही रहेगी, मतलब कि ओल्ड पार्टनर के बीच का रिलेशन खत्म होके दे आर स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशन, मतलब कि जैसे प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होना, या तो दो पार्टनर है ए और बी, सी का ऐड होना, तो ए और बी का रिलेशन क्लोज डाउन हो जाएगा एंड ए बी सी का न्यू रिलेशन स्टार्ट होगा। ए बी सी मान लीजिए 3 पार्टनर है, सी अगर रिटायर होना चाहता है या सी की डेथ हो गई तो भी फर्म तो चालू ही रहेगी, बिकॉज ए एंड बी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द बिजनेस। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर फर्म चालू रहेगी, सिर्फ रिलेशन एंड होता है एंड न्यू रिलेशन स्टार्ट होता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब डिसोल्यूशन के पीछे वर्ड आएगा पार्टनरशिप फर्म, नॉट पार्टनरशिप ओनली, तो फर्म क्लोज डाउन हो जाती है, मतलब फर्म बंद हो जाती है। आई होप आप दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझ लिया है आपने, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, ठीक है। 24 में मुझे बोला एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब रिलेशन एंड हो रहा है, धंधा बंद नहीं हो रहा। व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज डाउन ड्यू टू रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर ड्यू टू एनी अदर रीजंस, रिमेनिंग पार्टनर कीप द बिजनेस कंटिन्यूअस, मतलब बाकी के जो पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू रख रहे हैं अभी भी, इसको बोला जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ओनली चेंजेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, द फर्म विल बी स्टिल कंटिन्यूड। 25 है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब कि बिजनेस क्लोज डाउन करना, राइट, मतलब अब आगे जाके फर्म चालू नहीं रहेगी। दो मेथड है इसके, नॉर्मल डिसोल्यूशन और द डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ द कोर्ट, एंड सेकेंड मेथड इज डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। 26 इज राइट द टाइप ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बेसिस पे दो टाइप के डिबेंचर होते हैं, सिक्योर्ड और द मॉर्गेज डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड और सिंपल और द नेकेड डिबेंचर।
सिक्योर डिबेंचर के अंदर डिबेंचर होल्डर जब कंपनी को पैसा देता है तो सामने कंपनी उसको फ्लोटिंग या तो फिक्स्ड मॉर्गेज के तौर पे असेट्स प्रोवाइड करती है। मतलब जैसे आपको पता है कि हम लोन लेते हैं तो बदले में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ना, उस तरीके से। तो सिक्योर डिबेंचर के अंदर डिबेंचर होल्डर विल आस्क फॉर सम सिक्योरिटी रिलेटेड टू एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी, बट अनसिक्योर्ड वाले में डिबेंचर होल्डर बिना कोई सिक्योरिटी के भरोसे के ऊपर पैसे दे देता है कंपनी को। When the ratio is useful? Ratios are useful when they are compared with the standards. Example, ratio compared with the ratios developed by the business entity. Comparison with the ratio of industry and competitors. रेशियो इसलिए यूजफुल होता है बिकॉज हमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा देता है। अगर हमें कंपैरिजन करना हो दो कंपनी के बीच में तो इसके लिए हमें रेशियो यूजफुल होते हैं। अब ये रेशियो किसके बीच में कंपेयर करते हैं हम, जो बिजनेस यूनिट ने खुद स्टैंडर्ड सेट किया उसके साथ, कॉम्पिटिटर के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, और द इंडस्ट्री का जो ऑन एन एवरेज जो हमारा डेटा है उसके साथ में भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जिससे पता चले कि हमारा कंपनी वो इम्प्रूवमेंट के लेवल पे है या फिर उसने डिग्रेड किया है। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस यूनिट टू पे द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दैट इज करंट लायबिलिटीज को पे करने की जो कैपेसिटी ऑफ द फर्म की उसको बोला जाता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब ऑन हैंड कैश, और विद इन 1 ईयर कितना कैश फर्म के पास जनरेट हो सकता है उसकी एबिलिटी। व्हाट इज कैश फ्लो? कैश फ्लो मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो मतलब कि अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू फर्म के पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है थ्रू दी डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस का जो डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस हमारा क्या मेन बिजनेस है उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न एन इनकम विच आर नाइदर इन्वेस्टिंग और नॉन फाइनेंसिंग। मतलब इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के अलावा हमारा मेन बिजनेस किस चीज का है उसके रिलेटेड जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होते हैं, दैट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो आई होप आपको पेपर नंबर 3 एंड 4 का भी सेक्शन भी क्लियर हो चुका है। आपको अगर ये वीडियो अगेन यूजफुल लगा तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।